और बताओ, पढ़ रहे हो कि नहीं? हम्म। पढ़ा था? पढ़ा था कुछ? हम्म। पढ़ा था कि नहीं? बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एक इसमें जो औद्योगिकरण का युग है, इसमें एक डायग्राम बना है। एनसीईआरटी देखा है कि नहीं? डॉन ऑफ द सेंचुरी, इस चैप्टर में एक पिक्चर बना हुआ है। एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पिक्चर नहीं बना है? क्या कह रही? पहला चैप्टर के फ्रंट पेज पे जो बना है पिक्चर। नहीं, ये नहीं। तुम लोग पता नहीं ढूंढ नहीं पा रहे। ये औद्योगिक क्रांति से पहले नहीं। ये वाला, ये वाला। इसको पढ़ा था कि नहीं? नहीं पढ़ा था? क्या समझ में आया इसको पढ़ के? कैसे पढ़ लिया था, बस समझ में आने क्या मतलब है? आपने पढ़ने के लिए कहा था, हमने पढ़ लिया। क्या कह रहा है ये किसका तस्वीर है? ईटी पाल म्यूजिक कंपनी। हाँ, इसने जो है संगीत की एक किताब है, उसमें प्रकाशित किया गया था। तो उसमें क्या है, ये देखो, एक पक्षी है, दो पंख बने हुए हैं, और बीच में क्या हुआ है, टायर बना हुआ है। बना है ना? तो जो पक्षी है, हाँ, बना है ना? तो एक किसकी तस्वीर है, देवी की है। तुम्हारे पास है किताब? तो उसको देखो, उसका दर्शन है कुछ। उसका दर्शन क्या है? यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। राइट? प्रगति का सूचक है एक तरफ से, देवी के रूप में दिखाया गया है, और ध्वज क्या है, प्रगति का सूचक है। और उसके बाद दोनों पंख जो हैं, वो किसका सूचक है? भविष्य का सूचक है, कि मतलब वो भविष्य में लेकर जा रहा है, वो भविष्य की कल्पना कर रहा है। जो पहिया है, वो समय का सूचक है। समय का चक्र जो होता है ना, घूमता है, तो उसका सूचक है कि हम कहाँ जा रहे हैं, भविष्य की ओर जा रहे हैं। और भविष्य की ओर कैसे जा रहे हैं? तो कुछ टूल हैं उसके। देखो किनारे किनारे क्या बना हुआ है, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, जैसे रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने बने हुए हैं किनारे किनारे। चारों तरफ जहां डॉन ऑफ सेंचुरी लिखा है, उसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंट बने हैं। तो ये आदिम मतलब पुराने, बहुत पुराने समय के इक्विपमेंट हैं, वो बने हुए हैं। तो इस तरह की चीजें यहां पर दिखाई देती हैं। इसका क्या मतलब है कि ये चीजें औद्योगिकरण में क्या करेंगी, मदद करेंगी। समाज की प्रगतिशीलता का क्या है, सूचक है। वाष्प इंजन है, तो वो क्या है, इंजन बनाया गया ना, उससे क्या होगा, वो प्रगति के लिए आधार निर्मित करेगा। रेलवे बनाया गया, तो रेलवे क्या होगा, पहले रेलवे का यूज ज्यादातर किस में किया जाता था, माल ढुलाई के लिए। मतलब जो माइंस में लोहा कोयला निकाला जाता था, उसको सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता था। तो ये तस्वीरें क्या कह रही हैं, प्रगति को बता रही हैं। ठीक है? तो इनका क्या है, अपना दर्शन है। इसमें एक तस्वीर और है, किनारे पे बनी हुई है, छोटी वाली। इसको देखा, इसको पढ़ा था कि नहीं?
2 मैजिशियंस हैं उसमें, 2 मैजिशियंस। तो 2 मैजिशियंस में एक मैजिशियन कौन है? अलादीन का चिराग, सुना है ना? वो कुछ भी कर सकता है, उस चिराग से कुछ भी उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें अलादीन के चिराग ने क्या निकाला है? एक घर निकाला है। एक क्या है? घर बनाया हुआ है ना, एक घर बनाया हुआ है। दूसरा कौन है? दूसरा एक व्यक्ति दिखाया गया है, तो वो कौन है? क्या बना रहा है वो? वहां देखो क्या दिख रहा है डायग्राम के चारों तरफ। तुम लोगों ने कैसा पढ़ा था तो समझ ही नहीं पाए। डैम बना है, ब्रिज बना हुआ है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, राइट। ये किस माध्यम से हुआ है? तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है, तकनीकी प्रगति के माध्यम से हुआ है कि वो ब्रिज बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं? बिल्डिंग्स बना रहे हैं, शिप्स बना रहे हैं, उसमें पानी की जहाज भी है तो शिप्स बना रहे हैं। ये भी क्या है? डेवलपमेंट का सूचक है। तो वहां पर 2 शब्द यूज किया गया था। एक शब्द यूज किया गया था प्राच्य। प्राच्य का मतलब क्या है? ओरियंट। ओरियंट का मतलब शब्द सुना है? प्राच्य का मतलब ये है कि जो मेडिटेरेनियन सी है, यानी ओरियंट, जो मेडिटेरेनियन सी है उसके ईस्ट साइड में, उसके पूर्व की तरफ में। तो भूमध्य सागर का मैप देखोगे तो उसके पूर्व में कौन से देश हैं? यही यूरोप के देश है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहां के लोग किस तरह, देखो इसका मतलब है, इसका एसेंस है एक, उनका कहने का मतलब, इस तस्वीर का मतलब है कि अभी यहां के जो लोग हैं, मतलब मेडिटेरेनियन सी के जो ईस्टर्न साइड पे लोग रहने वाले हैं, अभी भी किस पे विश्वास करते हैं? अलादीन के चिराग पर, मतलब कुछ जादुई शक्तियों पर विश्वास करते हैं, राइट। दूसरी तस्वीर, दूसरा जो है वो क्या बता रहा? दूसरा इनोवेशन को बता रहा है। इनोवेशन यानी नवाचार को बता रहा है। किसको बता रहा है? इनोवेशन, नवाचार को बता रहा है, राइट। यहां क्या है? वैज्ञानिकता है, यहां क्या है? चीजें साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजी है। तो ये इसको बता रहा है। तो ओरिएंट कहां है? ओरिएंट, मेडिटेरेनियन के इस तरफ के लोगों को क्या कहा जाता है? ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, राइट, प्राच्यवादी कहा जाता है, ठीक है। और पाश्चात्यवादी कौन है? जो वेस्टर्न साइड पे है, उसके तरफ, उस तरफ वेस्टर्न साइड। तो जैसे कहते हैं पाश्चात्य चिंतक, वेस्टर्न फिलासफर कहते हैं ना हम लोग। तो वेस्टर्न फिलासफर का मतलब ये हुआ कि जो मेडिटेरेनियन के उस तरफ हैं। उस तरफ कौन है? यूरोप है, अमेरिकन हैं, राइट। और मेडिटेरेनियन के इस तरफ के लोगों को क्या कहा जाता है? प्राच्य या ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। तो ओरिएंट शब्द यूज किया गया। मॉडर्न इंडिया में आप इसको डिटेल में और पढ़ोगे, क्योंकि शिक्षा की जब बात होगी तो कहा जाएगा कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में पढ़ाने की जरूरत है। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, ओरिएंट जो है, हिस्टोरियन या ओरिएंट जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले होंगे कहेंगे नहीं, यहाँ की जो चीजें हैं वो भी अच्छी हैं। तो इस तरह की चीजें वहां पर चलती रहेंगी। तो इसको थोड़ा सा चैप्टर को तुम लोग समझते नहीं हो, मतलब सिर्फ पढ़ते हो। पढ़ने का मतलब क्या होता है? कि पढ़ना को इसको समझ ना पाना। ये तो कहानी की तरह लिखा है ना, हर चीज का मतलब होता है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कुछ, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो उसको थोड़ा सा समझ विकसित करो इन चीजों पर। अगला चैप्टर क्या है इसमें? हाँ, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो क्या है औद्योगिक क्रांति से पहले? हम्म क्या है बताओ? हमने बहुत कुछ बताया था उस दिन। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लिखो इसको, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन।
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले। तो क्या है औद्योगिक क्रांति से पहले? बताओ। कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसके आधार पर काम होता था। ठीक है। उत्पादन भी कम होता था। वेरी गुड। और क्या इंग्लैंड में फैक्ट्री सिस्टम के पहले आयात निर्यात नहीं होता था? इंग्लैंड में फैक्ट्री सिस्टम जब आया है, वहां उत्पादन बढ़ा। इसके पहले क्या चीजें नहीं होती थी? उसके पहले ट्रेड और कॉमर्स नहीं होता था? होता था ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि भारत के सामान विदेशों में जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे। साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट होता था, उधर अफ्रीकी देशों में होता था, कोस्टल एरिया के, अरेबियन पेनिनसुला के क्षेत्रों में होता था। तो इस रीजन में एक्सपोर्ट भारत कर रहा था ना। तो कैसे कर रहा था? कैसे कर रहा था बताओ? एक्सपोर्ट कब करेगा? जब उत्पादन होगा। लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया क्या थी? तो हमने क्या बताया, फैक्ट्री सिस्टम अभी नहीं आया है। हम कहते हैं कि फैक्ट्री सिस्टम आने से ही चीजें शुरू हुई हैं, ऐसा नहीं है कतई। भारत में क्या है कि गांव में छोटे छोटे लेवल पर, भारत में या यूरोप में भी इस तरह की चीजें थी। वहां पर सपोज करो, अभी यूरोप की बात करते हैं, वहां पर गांवों में क्या है कि जैसे कई गांव है सपोज करो, और यहाँ कोई संगठन है, तो गांव के लेवल पर क्या है, हर गांव में कुछ खास बात होती है, वहां कुछ ना कुछ चीजें उत्पादित होती थी। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी, लेकिन हो सकता है यहां पर क्या है, बीबर्स है, वो क्या करे, कपड़ा बुने। वो क्या करे, कपड़ा बुने। इस तरह से कहीं पर क्या हो सकता है चमड़े का काम होता हो, लेदर, राइट। कहीं पर क्या है, क्लॉथ्स हैं, कहीं पर लेदर है, लेदर का काम कहीं पर हो रहा है। तो अलग अलग, कहीं पर ऊन का काम हो रहा हो सकता है भेड़ पालन हो, ऊन का काम होता हो। तो ये सारी चीजें लोकल लेवल पर हो रही है ना। कहीं पर हो सकता है कि कुल्हाड़ियां बनाई जाती हूँ, हैंड एक्स बनाए जाते हो गांव के लेवल पर। इसके लिए बहुत विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है। पता लगा ब्रिटेन में 200 तरह के हैमर बनाए जाते हैं। हैमर का मतलब समझते हो, हथौड़ा। तो 200 तरह का अगर हथौड़ा बनाया जाएगा, तो क्या आसान है मशीनों में बनाना? मशीनों में नहीं, हथौड़े में क्या होगा, उसको गर्म करके अलग अलग शेप में बना देना। तो ये तो लोकल लेवल पर कोई कारीगर कर सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, स्किल लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, जो जिसके पास क्षमता हो बनाने की। ये मशीनों में नहीं बन रहा है। तो वो 200 तरह के क्या कर रहा है, हैमर बना रहा है, वो हैंड एक्स बना रहा है 50 प्रकार के। तो वो मौलिकता है ना लोकल लेवल पर। तो लोकल लेवल पर क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। अब इस उत्पाद को क्या किया जाता है, आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो कौन करता है, कौन करेगा? तो बताया जाता है कि कुछ मर्चेंट्स होते हैं, कुछ सौदागर होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो इनको आएंगे, पहले पैसा दे देंगे, इनको पहले पैसा दे देंगे कि ये लो, और हमारे लिए क्या करना है, तुम्हें उत्पाद बनाना है, कुछ कुछ प्रोडक्ट हमारे लिए बनाना है। तो ये सब क्या करेंगे, इनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? क्योंकि इन्हें लाभ होगा, इन्हें लाभ होगा, इसलिए ये बनाएंगे। और देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है, इनकम नहीं है बहुत ज्यादा, और बाहर से डिमांड आ रही है, तो लोग क्या करेंगे, ये कलाएं सीखेंगे, ये लोग सीखेंगे, क्योंकि अतिरिक्त रोजगार का भी सृजन होगा। और ऐसा भी नहीं कि बड़ी सी इंडस्ट्री इन्होंने सेटअप कर रखी है, बहुत बड़ा कारोबार है, तो ये काम के साथ खेती भी कर सकते हैं। ये काम क्या है, इनको अतिरिक्त रोजगार प्रोवाइड करेगा, राइट।
इन्हें क्या करेगा, ये अतिरिक्त रोजगार प्रोवाइड करेगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये उस रोजगार के कारण क्या है, वहां पर जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पर जो किसान है वो भी शामिल हो जाएगा, जो वहां पर दस्तकार हैं, जो और लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं वो भी शामिल होंगे, और ये लोग स्थानीय स्तर पर उत्पादन करेंगे। इन वस्तुओं की मांग हो सकता है कहां हो, विदेशों में भी हो। तो एक सिस्टम डेवलप होगा कि वो जो आएंगे लोग बाहर से, वो क्या करेंगे, वो शहरों में बैठे हुए हैं, वो शहर में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, और लखनऊ, बाराबंकी, आसपास, सीतापुर, 2 4 6 जिलों के गांवों में क्या करते हैं, पैसा दे आते हैं कि ठीक है हमारे लिए ये चीजें बनाओ और हमको देना है इसको। वो बनाएंगे, चूंकि एडवांस ले चुके हैं तो वो बनाएंगे और क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, फिर खरीद कर ले जाएंगे अपने पास। उसके बाद कहां जाएंगे, यहां शहर में ले आए वो सामान, उस सामान को फिर कहां ट्रांसपोर्ट करेंगे, पोर्ट पर, जहां क्या है, बंदरगाह है, और उन बंदरगाहों के द्वारा ये बाहर के देशों में क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये सामान बन कहां रहा है, गांव के लेवल पर बन रहा है। इसकी डिमांड कहां है, विदेशों में। तो इसके लिए एक चैनल विकसित होगा ना, इसके लिए क्या होगा, एक चैनल विकसित करना पड़ता है। क्या चैप्टर में ये सब लिखा था ऐसा कुछ? हम्म लिखा था कि नहीं? तो पढ़ा था, समझ में आया था। इसमें देखो गिल्ड एक शब्द यूज किया गया है, गिल्ड लिखा है ना, गिल्ड। तो गिल्ड क्या होता है, हिंदी में मिला, नहीं मिला, मिल गया। गिल्ड क्या होता है, ये जो लोग गिल्ड क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ये उत्पादन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, सामानों को खरीदते हैं। ये सब क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं। ये मार्केट में, हाँ हाँ, संगठन या समूह है, जो व्यापारियों का संगठन या समूह है, जो क्या करता है, सामान को खरीदता है, वो उसके रेट को निर्धारित करता है, वो उसके परिवहन को निर्धारित करता है, उसके संबंध में जो भी नियम कानून बनाना होता है, यही गिल्ड के लोग बनाते हैं। तो गिल्ड क्या है, समूह है लोगों का। और किसका समूह है, तो हम कहेंगे व्यापारियों का समूह है, जो क्या करते हैं, लोकल लेवल से खरीदते हैं सामानों को, और क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का काम करते हैं। नियम कानून इस व्यापार के संदर्भ में भी गिल्ड के लोग ही बनाते हैं। कौन लोग बनाते हैं, गिल्ड के लोग ही बनाते हैं, राइट। यही लोग सामान खरीदेंगे, यही लोग। अच्छा, एक और चीज होती है, जब कोई सामान गांव से शहर पर जाएगा, यहां सपोज करो उत्पादन हुआ और उसको यहां जाना है, शहर में जाएगा, और इस शहर से क्या होगा, वो एक्सपोर्ट होगा बाहर की तरफ। तो यहां बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहां करनी पड़ती हैं, जैसे क्वालिटी। शहरों में हो सकता है उसके लिए क्वालिटी का कोई वो हो, उसमें उन सामान को और बेहतर किया जाता हो, पैकेजिंग बेहतर होती हो, तो कुछ उसको आकर्षक बनाने का यहाँ पर प्रयास कुछ हद तक शहरों में किया जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि गांव और शहर क्या है, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर हैं। गांव और शहर क्या है, एक दूसरे पर निर्भर दिखाई देते हैं, और इन्हीं गिल्ड के माध्यम से क्या होगा, व्यापार होगा। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे अब देखो रोजगार का सृजन यहां कैसे हो रहा है, कैसे बदलाव हो रहा है इकोनॉमी में। कपड़ा बुनने वाला अगर बनाने वाला है, तो कपड़ा कहां बनेगा, अगर सपोज करो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या लोकल लेवल पर ही कोई कपड़ा बना रहा, तो किससे बनाएगा, उसके लिए काटन चाहिए, राइट। उसके लिए क्या चाहिए, काटन चाहिए। तो काटन अगर चाहिए तो काटन खेतों में पैदा होगा, खेतों से काटन प्रोसेस किया जाएगा, निकाला जाएगा,
फिर निकाला जाएगा, उससे फिर क्या होगा, रेशे बनाए जाएंगे, मतलब तंतु बनाए जाएंगे ना, जिनसे कपड़ा बनेगा, फाइबर बनाया जाएगा पतली पतली, वो बनाने की प्रक्रिया है। उसके बाद उनसे कपड़ों की बुनाई होगी। तो कुछ लोग क्या होंगे कि इस प्रक्रिया में केवल उत्पादन तक सीमित होंगे कि हमें क्या करना है, खेत में उत्पादन करना है। उसके बाद उससे कपड़ा बनाना, और उस कपड़े को क्या करना भाई, कॉटन से कपड़ा बनाने की प्रोसेस होगी। लेकिन क्या कपड़े सारे सफेद होते हैं? नहीं होते हैं, तो कलर किया जाता है उसको। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कलर करते होंगे उसको, उस पे कुछ लोग होंगे जो कलाकारी करते होंगे। तो एक ही कपड़ा है, उसी से क्या है, कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वो क्या कर रहा है, एक चेन विकसित कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक चेन विकसित कर रहा है। जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा में फला जगह पे कपड़े की, वो उसकी कॉटन की खोज हुई, या कपड़ा मिला, ऐसे पढ़ते हैं ना, हड़प्पा में फला साइड से कपड़ा मिला। तो कपड़ा मिला, बताया गया कि कपड़ा लाल कलर का था। अब थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए कि इन्होंने बताया कि सर रंगपुर में कपड़ा मिला था और कपड़ा लाल था। तो ये क्या है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इन्होंने बताया और चार लोग चौंक गए कि बताओ इसको इतना आता है। तो ये क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आप लोगों को अपनी सोच किस तरह से करनी है कि अगर लाल कपड़ा वहां मिला होगा तो हो सकता है वहां कॉटन की खेती होती हो, तो सॉइल रिलेट करना चाहिए उस तरह का। अगर वहां कॉटन की खेती नहीं होती है तो हो सकता है कॉटन की खेती कहीं और होती हो, जहां होती होगी वहां से ट्रेड होता हो। ठीक है, पहली प्रोसेस हो गई कि अगर वहां होती ठीक है, नहीं तो कहीं से ट्रेड हो रहा है। तो हम देखेंगे कहां कहां से इसकी खेती के चांस हमें दिखाई देते हैं। एक ये प्रोसेस हो गई। दूसरा, वो कपड़ा बुना हुआ था, तो मतलब वीवर्स थे वहां, बुनने वाले थे, कपड़ा बुनने वाले लोग थे। तो मतलब बुनने की तकनीक उन्हें पता थी, उसकी टेक्नोलॉजी उन्हें पता थी। दूसरी बात यह हो गई कि उन्हें कपड़ा बुनने की टेक्नोलॉजी पता थी। तीसरी बात फिर आती है कि कपड़ा कैसा था, लाल कलर का था। तो लाल कलर का कपड़ा परमानेंट कलर था ना, ऐसा तो था नहीं कि धुला फिर सफेद हो गया, वो लाल था कपड़ा, तो मतलब रंगने की व्यवस्था थी। अब रंगने की व्यवस्था थी तो कौन सा कलर था, परमानेंट था, कहां से आया था भाई? कलर कई तरह के होते हैं, केमिकल था या जो वनस्पतियों से मिलता है उन कलर्स का यूज किया गया था, या प्राकृतिक रंगों का यूज किया गया था, जैसे हल्दी से, बहुत सारी चीजों से अलग अलग कलर प्रोवाइड किया जाता था, तो किस उसको यूज किया गया था। तो थॉट प्रोसेस इस तरह से काम करनी चाहिए। ये नहीं कि लाल कपड़ा कहां से मिला था, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसके बारे में आप सारी चीजें समझिए। तो समझ महत्वपूर्ण होती है उसके पीछे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। आप कैसे जोड़ते हो किसी चीज को। अब आप देख रहे हो कि उसी लाल कपड़े का हड़प्पा की अलग अलग साइट्स से मिल रही हैं, तो मतलब क्या है, या तो वहां से व्यापार हो रहा है सबका, या तो हर जगह बनाई जा रही है। तो हर जगह नहीं बनाई जाएगी क्योंकि उसके साक्ष्य क्या होंगे, अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। फिर हमें लोथल से अगर सपोज करो मिल जाता, लोथल क्या है, हड़प्पा का एक पोर्ट है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये यहां से क्या है, व्यापार होता था इसका। और वही चीज जब मेसोपोटामिया में मिल जाए तो हम मानेंगे कि भारत से कपड़ा कहाँ जाता था, मेसोपोटामिया में, राइट। क्योंकि समय, जब उसका कार्बन डेटिंग निकालोगे तो समय एक होगा उसका, कि इसी काल का ये कपड़ा बना हुआ है, भारत में बनता था, यहां से एक्सपोर्ट होता था यहाँ। इस तरह से थॉट प्रोसेस विकसित की जाती है, इस तरह से इतिहास लेखन का काम किया जाता है। ठीक है, तो तुम्हें जितना सरल लगता है उतना सरल नहीं है। तो ये समझ में आया, इस प्रोसेस को समझ पाए। तो इसी प्रोसेस से क्या होता था, उत्पादन किया जाता था। किसान, ज्यादातर किसान क्या हुए थे, अपने प्रोफेशन को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। जब क्राइसिस, एग्रीकल्चर में जब क्राइसिस देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव है। क्या है, अल्टरनेटिव सोर्स बना हुआ है व्यापार का। और एक चेन विकसित हो जाती थी
एक चेन विकसित हो जाती थी। वो क्या करती थी, यहाँ से जो गिल्ड सिस्टम है वो खरीदता था, उसको ले जाता था, उसको फाइनली एक्सपोर्ट करता था। वहां एक्सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं। पहले जो आजकल कहते हैं ना हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तब भी ऐसे लोग हुआ करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले। वो भी क्या करते थे, विदेशों से व्यापार करते थे। बैंकर्स हुआ करते थे जो लोन देते थे। लेकिन तब क्या था, व्यक्ति, कोई व्यक्ति बैंकर होगा वो लोन देगा। और चीजें क्या थी, स्मूथली रन कर रही थी। यहाँ की वस्तुएं यूरोप तक, यूरोप में जो रॉ मटेरियल बनता था वो बाहर के देशों तक आता था। एक समय यह आएगा कि यूरोप में जो हाथ से बुनी वस्तुएं हैं उसका इतना महत्व हो जाएगा। वहां क्या था यूरोप में, जब मशीनीकरण बहुत तेजी से बढ़ेगा, राइट, जब फैक्ट्री सिस्टम आएगा तो फैक्ट्री में कपड़े बनेंगे, फैक्ट्री में कपड़े बनेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में बनेंगे। तो जैसे एक होता ना मोह भंग हो जाना, वो सिस्टम होगा। तो वहां हाथ से बनी वस्तुओं का, हाथ से बने कपड़ों का महत्व धीरे धीरे क्या था, बढ़ गया था। आज जैसे स्वेटर ठंडियों में जाता है, बुना जाता है ना, तो पहले क्या होता था कि एक स्वेटर बनाने में पूरे परिवार का योगदान होता था। हाथ कोई बना रहा है, धड़ कोई बना रहा है, अलग अलग होता था ना। और परिवार के लोग इधर आओ पकड़ के उसके बाद नापते थे कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब सोचो एक स्वेटर बना है और उसमें पूरे परिवार ने योगदान किया है, और इतना बड़ा बना देंगे कि 5 साल चले, वो बड़ा ही ना हो। उससे इमोशनल टच क्या होता है, ज्यादा होता है। परिवार के लोगों को लगता है कि हमने श्रम करके स्वेटर बनाया है। तब ये व्यवस्था नहीं थी पहले, राइट। जितना इस तरह आ रहा है, पहले लोग ऐसे बुने हुए कपड़े पहनते थे। वो सिस्टम क्या था, अच्छा था कि बुरा था, अच्छा था। देखो अब क्या करते हैं लोग, अब यूरोप में क्या था कि उन्हीं वस्तुओं की मांग बढ़ गई जो हाथ से बुने हुए, उसका महत्व क्या है, ज्यादा है। देखो वही समय लौटता भी है। जो पुराने समय 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो स्वेटर यूज होते थे हाथ से बुने हुए, उसका महत्व बहुत बढ़ गया है। उसका महत्व क्या है, बहुत बढ़ गया। आप किसी भी टूरिस्ट साइट पर खासकर ठंडियों में जाओ, जैसे नैनीताल जाओ, देहरादून जाओ, उधर पहाड़ी क्षेत्रों में जाओ, तो हाथ से बुने कपड़े आपको मिलेंगे। और जो खासकर शहरों से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत खरीदते हैं उसको, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यह हाथ से बनाया गया है, राइट, क्योंकि श्रम लगा है ना, उसमें क्या है, श्रम लगा है। तो ये सब क्या है, व्यवस्था परिवर्तन का सूचक है। तो ब्रिटेन में जब ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ी, तो वहां क्या हुआ, वहां लोग फिर से महत्व देने लगे हाथ से बुनी वस्तुओं का। उसकी डिमांड क्या थी, इंडस्ट्रियल गुड्स से ज्यादा थी। हाथ से बनी वस्तुएं वहां आसानी से बिक जाती थी, इंडस्ट्रियल गुड्स को वो लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। ये क्या है, व्यवस्था का परिवर्तन। ठीक है, इसमें थोड़ा 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 लिखते चलो। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसमें एक टर्म है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिखो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें लिखो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स बिफोर द फैक्ट्रीज, आदि औद्योगिकरण। ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा है, ठीक है। कारखानों के आने से पहले, कारखानों के आने से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन, कारखानों के आने से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन।
प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट बिफोर द फैक्ट्रीज। देखो, मर्चेंट्स मूव्ड टू द कंट्री साइड, सौदागरों ने गांव की तरफ रुख किया ताकि वे, मर्चेंट्स मूव्ड टू द कंट्री साइड टू एम्प्लॉय पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। सौदागरों ने गांव की तरफ रुख किया ताकि वे किसानों और कारीगरों को काम करवा सकें, कारीगरों से काम करवा सकें। तो मर्चेंट्स क्या करते थे, गांव में जाते थे और वहां क्या करते थे, उन्हें पैसा दे के आते थे। पैसे का मतलब क्या था, वो बताते थे कि इतना उत्पादन आपको करना है और ये एडवांस है। तो एडवांस मिलने से क्या होता था, उनका प्रोत्साहन बढ़ जाता था। एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी थी उनकी वो कम हो जाती थी। एग्रीकल्चर उस काल में क्या था, लॉस की विषय वस्तु था, नुकसान ज्यादा हो रहा था। और ऐसे में एक विकल्प अगर बन जाएगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उनकी आजीविका क्या होगी, सुनिश्चित रहेगी। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर की क्राइसिस उस समय क्या थी, कम हो गई थी, सिर्फ इस कारण से क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर उत्पादन हो रहा था। तो अगर कोई ये कहे कि तकनीकी विकास नहीं था, उत्पादन नहीं था, तभी गांधी क्या कहते थे, गांधी कहते थे ग्राम स्वराज। गांधी क्या कहते हैं, ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट। वो कहते थे गांव अपने आप में क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर इकाई है। सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट के रूप में गांव काम करता है। वहां सबके पास काम है, सबके पास काम है और उस काम के अनुरूप क्या होगा, वो अपना प्राप्त करता रहता है। तो वहां कोई क्राइसिस की चीजें नहीं है, लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, परस्पर निर्भरता का वातावरण है। राइट। तो यही चीजें हर जगह आपको कमोबेश देखने को मिलेंगी। कुछ हद तक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो यहां भी यही था। ठीक है। तो मर्चेंट्स क्या करते थे, गांव में जाते थे और सबको एक तरह से रोजगार प्रोवाइड करते थे। ठीक है, आगे लिखो। गिल्ड कंट्रोल्ड प्रोडक्शन एंड प्राइसेस इन टाउन्स। हिंदी में लिख लिया, ताकि वे किसानों और कारीगरों से काम करवा सकें। गिल्ड कंट्रोल्ड प्रोडक्शन एंड प्राइसेस इन टाउन। शहरों में गिल्ड, हिंदी में लिख लो शिल्प संघ। हिंदी में क्या लिखना है, शिल्प संघ, संघ, हाँ। शहरों में गिल्ड्स, हिंदी में शिल्प संघ का उत्पादन और कीमतों पर नियंत्रण था। उत्पादन और कीमतों पर नियंत्रण था। इन नेटवर्क ऑफ, लिखो आगे, उत्पादन और कीमतों पर नियंत्रण था। ए नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज, ए नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स। यह व्यापारियों द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक आदान प्रदान का नेटवर्क था। यह व्यापारियों द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक आदान प्रदान का एक नेटवर्क था। दिस प्रोसेस, वाणिज्यिक आदान प्रदान का एक नेटवर्क था। दिस प्रोसेस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। इस प्रक्रिया ने ग्रामीण के साथ साथ
शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार का को बढ़ावा दिया। क्या लिखा? हाँ, दिस प्रोसेस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। दिस प्रोसेस या ड्यूरिंग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आदि औद्योगिकरण के काल में गांव और शहर आपस में जुड़े थे। इन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज रूरल एंड अर्बन एरिया आर कनेक्ट टू ईच अदर rural and urban area are connect to each other for production and trade, उत्पादन और व्यापार के लिए। क्या लिखा है हिंदी में? हाँ, तो उत्पादन और किसके लिए? प्रोडक्शन एंड ट्रेड, प्रोडक्शन और व्यापार के लिए। तो जुड़े थे किसके लिए? आगे जोड़ लो उसे में, प्रोडक्शन और व्यापार के लिए, उत्पादन और व्यापार के लिए। हमने क्या बताया था कि बाद में जब औपनिवेशिक काल में, हमने पुरानी एनसीईआरटी जब हम पढ़ा रहे थे तो औपनिवेशिक काल में हमने बताया था कि जब नियम बढ़ते जाएंगे अंग्रेजों के, तो जो एरिया, जब लैंड रूल लागू करेंगे अंग्रेज, भूमि के अलग अलग नियम लागू करेंगे लैंड रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए, तो जो जोत का आकार है वो क्या होगा? श्रिंक होता जाएगा ना, टैक्सेशन बढ़ता जाएगा, इंक्रोचमेंट कम हो जाएगा, खाली भूमियों की संख्या क्या होगी? कम होती जाएगी। तो कृषि करने के लिए साधन क्या होंगे? सीमित हो जाएंगे। जो साधन है उस पर क्या है? टैक्स बहुत ज्यादा है। अंग्रेजों ने क्या किया? टैक्स भी बढ़ा दिया। जब ये सारी प्रक्रियाएं बढ़ेंगी तो किसान क्या करेंगे? उबने लगेंगे, वो वैकल्पिक रोजगार की तलाश में रहेंगे। खेती वो तो अभी कर रहे हैं वो, लेकिन वो सोच रहे हैं कोई विकल्प मिल जाता तो मैं इसको छोड़ देता। और ऐसे में इस तरह के विकल्प क्या करेंगे? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। राइट, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि रोजगार चला गया, एग्रीकल्चर से अतिरिक्त आय है नहीं, प्रेशर अलग बनाए हुए हैं अंग्रेज। तो ऐसे में हमें क्या करना है? हमें व्यवस्था कोई ना कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ऐसे में जब ये मर्चेंट्स उनसे संपर्क करते हैं तो उन्हें वो बातें समझ में आती हैं। उन्हें वो बातें क्या है? समझ में आती हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, हमें मैट चाहिए, हमें चटाइयां चाहिए। तो वो कहेंगे ये तो मैं सीख लूंगा 4-6 दिन में, ठीक है, पैसा दे के चले जाएंगे और वो बना के उसके उनके लिए रेडी रखेंगे। तो एक इस कारण से भी एग्रीकल्चर की दशा जब खराब होने लगी तो इधर शिफ्ट लोगों का क्या हुआ? बढ़ गया। इसके कारण एक कनेक्शन और विकसित हुआ। राइट, बहुत सारी पॉलिसी बताई थी ना, चारागाहों पर हमने पॉलिसी बताई थी अंग्रेजों की क्या थी, हमने फॉरेस्ट एरिया पर बताई थी, हमने वेटलैंड्स पे बताए थे, हमने अलग अलग क्षेत्रों पर बताए थे कि जो खाली जमीनें थी उसको रेवेन्यू के तहत लाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया। तो बहुत सारी चीजें थी, इन कारणों से भी किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो ट्राइब्स बनाते थे, जंगलों के नष्ट होने से उनकी जीविका नष्ट हो गई। ऐसे में वो लोग भी इस प्रक्रिया में सहभागी बन जाएंगे। तो ट्रेड और कॉमर्स क्या होगा? यहां से बढ़ेगा। ठीक है, अगला देखो, इसमें हेडिंग कौन सी है? कारखानों का उदय।
और इसमें जो एक खास बात देखो, इसमें जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो उत्पादन होता था उसमें खास बात क्या थी, ये घर के स्तर पर उत्पादन होता था कि जैसे घर है किसी का, हमने ये निर्धारित किया मुझे ये चीज बनानी, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए बड़ा सेटअप बनाना है, कुछ नहीं, घर में बैठकर 4-6 लोग इकट्ठा होकर उत्पादन कर रहे हैं, हो सकता है घर के लोग हों या पड़ोस के लोगों को मिला लिया उसने, उसको ज्यादा ऑर्डर मिला है तो वो पड़ोस के लोगों को, सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर उसका लाभ उठाएंगे। इस तरह की प्रक्रियाएं थी इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए अलग से इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा या सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो आदिम पद्धतियां थी उन्हीं के आधार पर इन्हें क्या करना है, निर्माण करना है, ठीक है। जैसे ऊन के उत्पाद हैं, तो ऊन के उत्पाद में धागे बनाए जाएंगे। भाई ऊन कहां से आएगा, ऊन कहां से आता है, हैं? हाँ, ऊन कहां से आता है, ऊन एक अलग अलग तरह से ना कंबल उम्बल बनते हैं, तो भेड़ों भेड़ों का ऊन होता है, मिलता है ना, कुछ इंडस्ट्रीज में बनता है, ठीक है। तो वो केमिकल कंपोजिशन उसका कुछ होता है, तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं ऊन। तो उन ऊनों का यूज किस लिए किया जा रहा है, उससे क्या बनाया जा रहा है, धागे बनाए जा रहे हैं, धागे बनाने का कोई और काम कर रहा है, बुनने का, स्वेटर बनाने का काम घर में महिलाएं कर रही, कोई और कर रहा है, तो ये भी प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। बहुत तरह के उत्पाद होंगे, ऐसा नहीं हुआ कि एक ही उत्पाद होगा, प्रोडक्ट में भी डाइवर्सिटी होगी। आप कारखाना पद्धति जब देखेंगे तो वहां ये लिमिटेड है, वहां क्या करेंगे, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास होगा, राइट, फिर कुछ और चीजें बनाएंगे, वहां उतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी डाइवर्सिटी यहाँ है, वो बाद में डाइवर्सिटी वहां बढ़ेगी, पहले शुरुआत क्या होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होगी, राइट। तो ये सब बदलाव है। तो क्या लिखा, लिखो इसमें, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, कारखानों का उदय। देखो, द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाई 1730s। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक में बने, 1730 के दशक में बने, 1730 के दशक में बने। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक बने। काटन बिकम द सिंबल ऑफ न्यू एरा, कपास इस नए युग का प्रतीक बन गया। पहले 1760 के दशक में इंग्लैंड क्या करता था, 25 लाख टन क्या मंगाता था, कपास मंगाता था, ठीक है, सॉरी 25 लाख पौंड कपास मंगाता था। और बाद में आप देखेंगे कुछ समय बाद क्या होगा, 1787 में कितना हो जाएगा, 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा कपास पर निर्भरता क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसका कारण क्या था, इस तरफ कपास का आयात उसे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है, फैक्ट्री सिस्टम वहां पर काम करने लगी है। फैक्ट्री में हमने क्या बताया था, इसके पहले हमने बात की थी कि कोई व्यक्ति है जो पैसा लगा रहा है, वो बुनकरों को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, एक जगह पर वो काम कर रहे हैं, एक जगह पर वो काम कर रहे हैं। कुछ इक्विपमेंट विकसित कर लिए जाएंगे जो काम को क्या करेंगे, आसान बना देंगे। जैसे स्पिनिंग जेनी, एक कॉन्सेप्ट आता है स्पिनिंग जेनी, ये क्या है, एक मशीन है जो क्या करती है, कपड़े बुनने को आसान बनाती है। तो कुछ इक्विपमेंट बनाए जाएंगे, वो इक्विपमेंट क्या करेंगे, कपड़े बुनने को आसान बनाएंगे, जिससे कपड़े तेजी से बुने जाएंगे। तो उत्पादन क्या होगा, यहां बढ़ जाएगा ना, व्यक्ति की क्षमता, एक व्यक्ति की क्षमता क्या होगी, इंडस्ट्री के कारण क्या हुई, या कारखाना पद्धति आने से बढ़ गई। अभी एक व्यक्ति क्या करता था, हर काम कर रहा था, अब एक व्यक्ति वो काम करेगा जो जिसमें क्या है, स्पेशलिटी। तो क्या होगा,
एक व्यक्ति के अंदर भी गुणात्मक वृद्धि होगी और उससे जो सृजित होगा सामान, उसकी गुणवत्ता भी क्या होगी, बेहतर होगी। भाई एक व्यक्ति हर काम करेगा, वही काम करे जिसमें वो पारंगत हो, तो उसके शीर्ष पर पहुंच जाएगा ना। ठीक है, अब कोई काम क्या कर रहा है, कपड़ा बनाने का, उसको आप कहोगे तुम लोहे का काम करो आज से। जिसने कपड़े का काम करते करते यहां तक ग्रोथ हुआ है, उसमें ग्रोथ का मतलब स्किल्ड विकसित हुआ है उसके अंदर, अब कह रहे हो नहीं लोहे का काम करो तुम, तो क्या उसी गुणवत्ता के साथ वो कर पाएगा? क्या पुरानी क्वालिटी उसकी जीवित रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो जिस तरह की चीजें, जिस तरह का स्किल है, उसी के अनुरूप क्या है, इंडस्ट्री सेटअप होंगी। अगर वहां कपड़े का काम हो रहा है तो उन्हीं वीवर्स को बुलाया जाएगा जो कपड़ा बुनने वाले थे, जो स्थानीय स्तर पर कपड़ा बुन रहे थे, अब क्या है, वो फैक्ट्री में बुन रहे हैं कपड़ा। उसी तरह के सेम स्किल वाले लोग हैं ना वहां फैक्ट्री में, तो क्या होगा, यहां पर क्वालिटी बेहतर होगी, उत्पादन क्या होगा, बल्क में होगा। ठीक है, इससे जो जिसने रिस्क लिया है, यानी जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, उसको क्या होगा, लाभ ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। तो तमाम तरह का परिवर्तन देखा जाएगा इससे। दूसरा, अगर कॉटन की मांग बढ़ेगी तो कॉटन का उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो वहां से भी तो एक चेन विकसित हो रहा लाने के लिए कि उन कॉटन को उत्पादन करो और उन कॉटन को कहां, मिलों तक पहुंचाओ। सप्लाई चेन विकसित होगी ना, एक सप्लाई चेन विकसित होगी। तो ये सारा सेटअप क्या होगा, वहां पर बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो फैक्ट्री सिस्टम आने से क्या हो रहा है, हर तरह का परिवर्तन हो रहा है। सोशल लेवल पर परिवर्तन हो रहा है। सोशल लेवल पर परिवर्तन क्या होगा, जैसे गांव से क्या होगा, शहरों की तरफ पलायन बढ़ेगा। रोजगार कहाँ मिल रहा है, शहरों में मिल रहा है, तो पलायन बढ़ेगा। पलायन बढ़ेगा अगर, तो क्या होगा, एक न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। पूरे परिवार को लेकर नहीं आएगा, एक व्यक्ति अकेला आएगा या अपनी पत्नी को लेकर आएगा। राइट, तो यहाँ क्या होगा, एकल परिवार का सृजन हो रहा है। तमाम तरह की और सामाजिक समस्याएं, सोशल इशूज यहाँ से अराइज होंगे। ठीक है, तो फैक्ट्री सिस्टम आने से क्या होगा, बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो इस एरा का सिंबल कौन बन जाएगा, कॉटन बन जाएगा। लिखो, रिचर्ड आर्कराइट रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की। रिचर्ड आर्कराइट, ARKRIGST, सॉरी WRIGST, रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की। अब इससे क्या होगा, अभी प्रोडक्शन क्या हो रहा था, अभी जो प्रोडक्शन था कैसे था, हाउस होल्ड लेवल पर था ना प्रोडक्शन। उत्पादन क्या था, हाउस होल्ड लेवल पर था। अब क्या होगा, ये प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, कॉटन मिल के आ जाने से, कॉटन मिल के आ जाने से ये प्रोडक्शन क्या हो गया, कॉटन मिल के आने से प्रोडक्शन क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। ये क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। प्रोडक्शन क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। अभी हाउस होल्ड लेवल पर उत्पादन था, अब क्या हुआ, उत्पादन, ये उत्पादन सेंट्रलाइज्ड हो गया। राइट, तो ये परिवर्तन किसके आने से आएगा, फैक्ट्री सिस्टम के आने से आएगा। ठीक है, यानी कॉटन मिल, या हम लिख सकते हैं इसी डैश करके लिख लो, फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम यानी घरेलू स्तर पर उत्पादन क्या था, घरेलू स्तर पर।
घरेलू स्तर पर था, और यहाँ केंद्रीकृत उत्पादन, केंद्रीकृत उत्पादन। लिखो, प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड टू सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रीज। उत्पादन घरों से निकलकर केंद्रीकृत कारखानों में स्थानांतरित हो गया। शिफ्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड टू सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्री। प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड टू सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रीज। उत्पादन घरों से निकलकर केंद्रीकृत कारखानों में हस्तांतरित हो गया। लिखो, लिखो, इट लीड टू, इट लीड टू, इट लीड टू का मतलब क्या है? फैक्ट्री सिस्टम, राइट। इट लीड टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंज इन द सोसाइटी। इसने समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया। इट प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसने औद्योगिकरण और शहरीकरण को भी बढ़ावा दिया। इसने औद्योगिकरण और शहरीकरण को भी बढ़ावा दिया। इट प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसने औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। This process is responsible for, this process is responsible for accumulation of wealth in certain peoples। इसने कुछ लोगों में धन के संकेंद्रण को बढ़ावा दिया। इसने कुछ लोगों में धन के संकेंद्रण को बढ़ावा दिया। This process is responsible for export and import, huge export and import in the countries। यह प्रक्रिया आयात और निर्यात को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार साबित हुई। क्या लिखा शुरू से? एक्सपोर्ट विद इन कंट्रीज।
विद इन कंट्रीज। आगे क्या है, अगला है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। अब इसमें क्या हुआ, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार में क्या हुआ, इसमें देखो द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज लिखो, कार्टन एंड मेटल्स यानी ब्रैकेट में आयरन एंड स्टील, कार्टन एंड मेटल्स ब्रैकेट में आयरन एंड स्टील, बेयर द लीडिंग सेक्टर, सूती वस्त्र और धातु, सूती वस्त्र और धातु, सूती वस्त्र और धातु, धातु का मतलब ब्रैकेट में लिखो आयरन एंड स्टील, बेयर द लीडिंग सेक्टर्स, बेयर द लीडिंग सेक्टर्स, सूती वस्त्र और धातु यानी लोहा और स्टील सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। अब देखो कॉटन और दूसरा क्या है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो पहले किस में चेंज आएगा, कॉटन इंडस्ट्री में चेंज आएगा, राइट। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और इसी के कुछ बाद पहले कॉटन इंडस्ट्री में बूम आएगा और धीरे धीरे क्या होगा जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री में ग्रो, जैसे देखो उस समय क्या है कॉलोनीज ब्रिटेन की क्या है बढ़ रही हैं, कॉलोनी में नई नीड्स बढ़ रही हैं, नीड्स किसकी बढ़ रही है, रेलवे का विस्तार करना है, और रेलवे का विस्तार अगर ब्रिटेन को करना होगा तो उसको क्या चाहिए, स्टील चाहिए ना भाई, रेल किस पे चलती है, पटरियों पर, पटरियां किसकी बनी होती हैं, स्टील की, तो स्टील का कहीं उत्पादन होगा तभी तो बिछाएंगे, तो स्टील का उत्पादन क्या होगा ब्रिटेन में बढ़ाया जाएगा, और वो नीड्स कहाँ थी, रेलवे के लिए थी, उनकी जरूरतें किसके लिए थी, रेलवे के लिए। तो पहले कॉटन इंडस्ट्रीज का विकास होगा यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और दूसरा क्या होगा, दूसरा चेंज कहां आएगा, किसमें आएगा, स्टील इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं था कि स्टील बनाने की प्रथा वो पहली थी या वही लोग स्टील बनाते थे, हमारे यहाँ मध्यकाल में तलवारें बनाई जाती थी, तमाम तरह के माइंस थे और बहुत बेहतर तकनीक थी, लेकिन वो क्या थी, छोटे लेवल पे थी, जो हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की ना उस संदर्भ में समझ सकते हो कि छोटे लेवल पर लोहे को क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल होगा उसका या आयरन ओर होगा उसको गर्म करेंगे, उसको विभिन्न हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि लोहे का काम पहले नहीं हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने वहां पर शुरू किया, वहां पर उन्होंने बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप की, वहां अब उन्हें पटरियां बनाना है, तलवार नहीं बनानी, पटरियां बनाना है, जो हजारों किलोमीटर के लिए पटरियां बनाना, तो वहां उत्पादन किस तरह का होगा, ह्यूज प्रोडक्शन होगा, और ह्यूज प्रोडक्शन कैसे करेंगे, जब तक टेक्निकल चेंज नहीं होगा। अगर उन्हें रेलवे बिछाना है, उन्हें रॉ मटेरियल आयरन ओर चाहिए, तो उसके लिए भी तो रेलवे क्या करेगी, पहले तो आपने चलो रेलवे बिछाया, अब उस इंडस्ट्री को अगर ग्रो कराना है तब भी रेल की जरूरत है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल किससे ट्रांसपोर्ट करोगे, और किसी से करोगे तो महंगा पड़ जाएगा, तो रेलवे क्या है बेस्ट साधन है उसके लिए। तो अंग्रेजों ने उपनिवेशों में क्या किया, खूब रेलवे का एक्सपेंशन किया, क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए, तो सपोज करो अगर झारखंड के किसी या छत्तीसगढ़ के किसी खान से लोहा निकाला जा रहा है तो उसको पोर्ट पर तो लाना पड़ेगा ना, तब लद के वो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन में है ऑलरेडी लोहा कोयला ब्रिटेन में है, ऐसा नहीं, ब्रिटेन में बहुत सारी माइंस हैं और बड़ी माइंस थी, तो उन्हें, लेकिन रॉ मटेरियल अगर हमारे यहाँ से जा रहा है तो उन्हें क्या जरूरत है अपने यहाँ का यूज करने की।
ठीक है, तो तमाम तरह की चीजें हैं ऐसी थी जो वो लोग यूज कर रहे थे यहाँ से। रेलवे बिछाना है उसके लिए भी क्या चाहिए उन्हें, लोहा चाहिए, कोयला चाहिए। कहाँ थे हम लोग, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। देखो कॉटन एंड मेटल्स, आयरन एंड स्टील बेयर द लीडिंग सेक्टर्स। सूती वस्त्र और धातु, लोहा और स्टील सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, नए उद्योग आसानी से पारंपरिक उद्योगों को अपनी जगह से नहीं हटा पाए। नए उद्योग आसानी से पारंपरिक उद्योगों को अपनी जगह से नहीं हटा पाए। न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, नए उद्योग आसानी से पारंपरिक उद्योगों को अपनी जगह से नहीं हटा पाए। इसका क्या मतलब हुआ, नए उद्योग, नए उद्योग मतलब जो टेक्निकली क्या हैं, बहुत एडवांस हैं, वो उद्योग ट्रेडिशनल उद्योगों को हटा पाएंगे आसानी से। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में समय लगता है ना, इतने आसानी से आप उसको हटा नहीं सकते हैं। जब नई टेक्निक आने लगी तो क्या हुआ, जो एक तो देखो इस समय जो समय चल रहा है, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय क्या है, लेबर बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब श्रमिक क्या है, बहुत ज्यादा संख्या में। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है जो श्रमिकों की जगह कम करती है, तो श्रमिक क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। इस काल में बेरोजगारी दर क्या है, बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, मौसमी बेरोजगारी है। ऐसे में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसने उद्योग लगाए हैं, वो परिवर्तन, टेक्निकल परिवर्तन करना आसानी से नहीं चाहेगा। उसका कारण था क्योंकि उसे चीप लेबर चाहिए, और चीप लेबर क्या थे, उपलब्ध थे। और जब टेक्नोलॉजी लगाई जाती है तो उसके लिए क्या, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, क्या चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर हम ट्रेडिशनली काम कराते रहे, उत्पादन हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो एक तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी नहीं ऐसा चाहते हैं। दूसरा जो लेबर हैं वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई तकनीकी परिवर्तन हो, वो भी नहीं चाहते कि मशीनें उनका स्थान ले लें, तो वो भी विरोध करेंगे। तो इतना आसान नहीं है तकनीकी परिवर्तन करना। दूसरा होता क्या है कि मौसमी बेरोजगारी जैसी चीजें चलती हैं। सपोज करो कि जहां शिप से, किसी शिप से कोई माल आया, उसको उतारना है, तो ये मौसमी रोजगार है। ये क्या है, मौसमी रोजगार है। यहां मशीनें क्या करेंगी, उत्पादन करना है, कुछ चीजों का उत्पादन करना है, एक निश्चित समय पर ही उत्पादन होता है। सपोज करो उसका उसका उत्पादन एक निश्चित समय पर ही होता है। तो ऐसे में अगर मशीनीकृत परिवर्तन कर लोगे तो क्या होगा, उससे कुछ बदलेगा। मशीनें तो पूरे साल के लिए खरीदोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि मशीन आपने लगाया, कुछ समय काम करे, उसके बाद आप बंद कर दे रहे हो, क्योंकि आप उसको आपने खरीदा है, पूरा उसका पे किया है आपने, और वो काम कुछ निश्चित सीजन पर ही करेगी। तो ऐसे परिवर्तन आप भी आसानी से स्वीकार नहीं करोगे। दूसरा, तीसरा कारण क्या है, देखो तीसरा कारण ये है कि रोजगार अगर नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं उनका क्या सिस्टम चलता है कि भाई भतीजा बात चलता है, वहां फोन कर दिए कि चले आना, हम रोजगार दिलवा देंगे। तो वो अगर उनके परिचित आएंगे काम करने, तो वो और किसी को आने देंगे। तो जो रिश्तेदारी, जो परिवार की प्रथा है कि नहीं परिवार के लोगों को ही रोजगार मिले, तो वो ऐसी जगहों पर किसको सेट करेंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को। ऐसे में वो चाहेंगे कि कोई टेक्निकल परिवर्तन हो,
नहीं चाहेंगे, कोई तकनीकी परिवर्तन के पक्षधर वो भी नहीं होंगे। तो इतना आसान नहीं था इन तकनीकों को एक्सेप्ट करना वहां। लेकिन क्या होगा, कई बार कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, हमें लोगों के विरोध में भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वो परिवर्तन दिखाई देगा। लिखो आगे, टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली, तो मतलब तकनीकी परिवर्तन क्या होंगे, धीरे धीरे होंगे। तकनीकी बदलाव की गति धीमी थी। टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली ड्यू टू हाई कास्ट एंड रिपेयर, तकनीकी बदलाव की गति धीमी थी क्योंकि मशीनें महंगी थी और उनकी मरम्मत कठिन थी। तकनीकी बदलाव की गति धीमी थी क्योंकि मशीनें महंगी थी और उनकी मरम्मत कठिन थी। अब कोई मशीन बनाए, सपोज करो किसी ने बनाया, तो मरम्मत ऐसा तो है नहीं कि वो पहले बन चुकी थी मशीन उसमें, क्योंकि अभी नई बनी है तो बहुत सारे सुधार हो सकते हैं, बहुत सारी उसमें कमियां हो सकती हैं, राइट। तो ऐसा भी नहीं, कोई नई गाड़ी लेने से लोग डरते हैं। अभी कोई नई कंपनी की गाड़ी आए, लोग खरीदना नहीं चाहते। वो जानते हो क्या कहते हैं, कहते हैं इसका रिपेयर कौन करेगा, खराब हो जाएगी तो इसका रिपेयर कौन करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक इंजन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, तो अभी लोगों के मन में क्या है कि भाई ट्रेडिशनल टाटा की कार खरीद रहे हैं या अलग अलग महिंद्रा की खरीद रहे हैं, उसका तो सर्विस सेंटर है, रिपेयर हो जाएगा आसानी से। या लोकल जो लोग काम करते हैं गाड़ियों को बनाने का, वो भी कर लेंगे, उनको पता होता है इसमें। नई कोई गाड़ी आएगी जिसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी उतना ज्ञान नहीं है, तो उनको सही कौन करेगा। तो इनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, सुविधा देती कि नहीं, हमारे यहाँ पर जो है सर्विस सेंटर होगा, गाड़ी खराब होगी आप वहीं गाड़ी खड़ी कर देना, हमारे लोग जाएंगे गाड़ी खरीद के लाके बना के आपको देंगे फिर दोबारा। ऐसी सुविधाएं देते हैं कंपनी वाले। क्यों देते हैं, क्योंकि कस्टमर जुड़े, ट्रस्ट उसका क्या करे, बढ़े। तो रिपेयर की इस समय चूंकि प्राइमरी फेज में है टेक्नोलॉजी, तो रिपेयर की चुनौती बनी हुई है कि खराब होगा तब क्या होगा। इंडस्ट्री वाला जाएगा तो क्या पूछेगा कि ये मशीन खराब होगी, तो हाँ खराब होगी, तो हम कहेगा हम क्या करेंगे तब। 4 दिन बाद ये खराब, लेबर तो हमारे खराब नहीं होते, बीमार हो जाएंगे, दूसरे आएंगे उसकी जगह पे। कोई और बात होगी, लेबर तो कम से कम कुछ काम करेंगे, ये बंद हो जाएगी तो काम बंद हो जाएगा। तो ट्रस्ट जो है प्राइमरी फेज में इसके प्रति क्या होगा, ट्रस्ट उतना नहीं होगा, एक्सेप्टेंस उतनी नहीं होगी, राइट। आगे देखो, यहीं पर जेम्स वाट क्या करेंगे, देखो जेम्स वाट इंप्रूव द स्टीम इंजन, जेम्स वाट improved the steam engine produced by Newcomen, produced by NEWCOMEN. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen. हाँ, NEWCOMEN। जेम्स वाट ने न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया। इसको देखना है, ये थोड़ा सा यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च करना। अभी तक पढ़ रहे थे ना, जेम्स वाट ने बनाया है, उन्होंने उसको समझ लिया, परिष्कृत कर ले गए जेम्स वाट। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भाप इंजन में सुधार किया। तो ये सब क्या है, तकनीकी परिवर्तन है। अगली हेडिंग क्या है इसमें, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर है ना, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति।
इसमें जो एक पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है ना, इस पिक्चर को कहीं देखा है तुम लोगों ने? चार्ली चैपलिन याद है? हाँ हाँ हाँ, याद है कि नहीं? शेर अंदर होता है, देखी है ना वीडियो? वही वाला ये डायग्राम है। ऐसे ही लग रहा है ना? ऐसे मैंने देखा, मुझे याद आ गया। लेकिन वो घर जैसी आकृति होती है ना। तो हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। लिखो, इन विक्टोरिया ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। विक्टोरियाई ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। विक्टोरियाई ब्रिटेन में मानव श्रम यानी मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। मतलब क्या है कि हैंड लेबर को अभी भी प्राथमिकता मिल रही है। भाप इंजन बन गया, उसके बावजूद किसको मिल रही प्राथमिकता? लेबर्स को, जो हैंड लेबर हैं। लो वेजेज मींट इंडस्ट्रियलिस्ट प्रिफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन्स। कम मजदूरी के कारण उद्योगपति मशीनों के बजाय कम मजदूरी के कारण उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करना पसंद करते थे। लो वेजेज मींट इंडस्ट्रियलिस्ट प्रिफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन। कम मजदूरी के कारण उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम कराना पसंद करते थे। प्रिफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन्स। एक तो क्या थी? मजदूरी कम थी। हमने क्या बताया कि जो मशीनों की कास्ट थी वो क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पर चीप लेबर उपलब्ध है। अगर लेबर सपोज करो ना उपलब्ध होते तो अलग बात थी, तब मजबूरी बन जाती। यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। चीप लेबर क्या है? अवेलेबल है, राइट। मशीनों में रिस्क क्या है? ज्यादा है। अभी उस स्तर का ट्रस्ट नहीं बन पाया है। ऐसे में वो क्या करेंगे? ट्रेडिशनली जैसे चल रहा है वैसे चलने चलने देंगे, तो बहुत परिवर्तन नहीं चाहेंगे। अगला लिखो, सीजनल डिमांड ऑफ फॉर लेबर इन मेनी इंडस्ट्रीज लाइक गैस वर्क्स एंड ब्रिवरेज। लाइक गैस वर्क एंड ब्रिवरेज मतलब शराब की दुकानों में, शराब खानों में। गैस घरों और शराब खानों जैसे कई उद्योगों में मजदूरों की मांग मौसमी थी। शराब कब बनाएंगे ये लोग? जब क्या होगा? जैसे मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय देश हैं, एक भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। हमने पढ़ाया है ना कि नहीं पढ़ाया है? पहले लिख लो तुम लोग। कई उद्योगों में मजदूरों की मांग मौसमी थी। मौसमी का मतलब कुछ समय तक मांग होगी, कुछ समय तक क्या होगा? इनकी मांग होगी, उसके बाद इनकी मांग नहीं होगी। तो जैसे जो शराब के उद्योग हैं वो कब विकसित होंगे? शराब किससे बनाई जाती? जब रॉ मटेरियल उपस्थित होगा। और हमने क्या बताया था? भूमध्य सागरीय देश जो होते हैं वहां क्या होता है? अंगूर की खेती होती है, यानी सिट्रस फ्रूट
और अंगूर की खेती, सेब की खेती, इन सब की खेती होगी, संतरे की खेती होगी ज्यादा, तो अंगूर इन सब का क्या शराब बनाया जाता है। लेकिन ये फसल उत्पादन होने का एक मौसम होगा, तो जब मौसम होगा उसी समय इन इंडस्ट्रीज में मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो बढ़िया वो क्या करेंगे, पैर से कुचल उचल के शराब बनाएंगे। हाँ, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, राइट। तो वहां क्या है, निश्चित समय पर इन रोजगार का सृजन होगा। पूरे साल और क्या रहेंगे ये लोग, बेरोजगार रहेंगे, तो अन्य काम ढूंढते रहेंगे। तो सीजनल लेवल पर यहां क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा, पूरे साल नहीं सृजित होंगे ये रोजगार। ठीक है। और देखो, हैंडमेड प्रोडक्ट्स सिंबलाइज्ड रिफाइनमेंट एंड क्लास, हाथ से बनी चीजें परिष्कृत और उच्च श्रेणी का प्रतीक मानी जाती थी। सिंबलाइज्ड रिफाइनमेंट एंड क्लास, हाथ से बनी चीजें परिष्कृत और उच्च श्रेणी का प्रतीक मानी जाती थी। अभी हमने क्या बताया कि हाथ से बनी वस्तुओं की मांग क्या थी, ज्यादा थी। भारत में जो रेशमी रुमाल हम लोग बचपन में सुनते थे ना, रेशमी रुमाल, तो भारत में जो रेशमी रुमाल है वो जब ब्रिटेन के बाजारों में जाता था तो लोग पगलाए रहते थे कि इसको खरीदना है, इतनी कीमत थी। क्यों? क्योंकि वो हैंडमेड थी। वो क्या थी, हैंडमेड थी। वो वहां रॉयल्टी का सिंबल माना जाता था कि ये मतलब उत्पाद नायाब चीज मिल जाए, जैसे आईफोन मिल जाए आप लोगों को। तो इस तरह का उस समय रेशमी रुमाल का कॉन्सेप्ट था। तो अंग्रेजों ने उसके सेल को कम करने के लिए क्या किया था, वहां पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया था, कि ताकि ये इतनी महंगी बिके कि फिर भी ना खरीदें लोग, तो लोग तब भी खरीदते थे, राइट। जैसे ईएमआई पर आईफोन खरीदना, इसी तरह का कुछ था। कुछ लोगों को लगता है हम आईफोन लेके तो रॉयल हो जाएंगे। हाँ, आज भी उस ब्रिटिश मानसिकता के लोग भारत में हैं, ठीक है, जिनको वस्तुएं रॉयल बनाती हैं, वो खुद नहीं बनते हैं, उनको वस्तुएं रॉयल बनाती हैं। उन्हें लगता है कि हम ब्रांडेड कपड़ा पहन लेंगे तो हम भी ब्रांडेड हो जाएंगे, जबकि व्यक्ति का ब्रांडेड होना जरूरी है। ये मानसिकता है, मानसिक गुलामी का प्रतीक है। ब्रिटिश मूल का ब्रांड है, वो कपड़े बनाता है, वो कपड़े बनाता भी नहीं, भारत के लोकल मार्केट से कपड़े खरीदते, ब्रांड का टैग लगा यही बेचता है, और उस ब्रांड के नाम पर हम क्या करते हैं, 2-4 हजार ज्यादा देकर चले आते हैं। बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो कंपनियां क्या करती हैं, भारत के लोकल मार्केट से खरीदेंगी, अपना ठप्पा लगाएंगी, हो गया उनका ब्रांड। अब उन जो उत्पादन कर रहे हैं, वो हो सकता है उसकी कीमत 400 में उत्पादन कर रहे हो, और ये कितने में बेचे, 3,500 में उसको बेचे। उसका क्या है, जो उत्पादन कर रहा है उसको लग रहा है हमारा बल्क में बिक रहा, हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। लेकिन ब्रांड के नाम पे किसी थर्ड पर्सन को लाभ मिल रहा है, और हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं, ये इसको पहन लेंगे तो फिर हम हमारी कैटेगरी बदल जाएगी, हमारा क्लास जो है बदल जाएगा, हम जो है अलग क्लास में हो जाएंगे, जबकि ये चीजें बहुत मायने नहीं रखती। वैल्यू होनी चाहिए व्यक्ति की, और वैल्यू कैसे होगी, जब आप बनाएंगे। आप नीचे बैठो तो लोग नीचे बैठ जाएं, ये वैल्यू है आपकी, राइट। लोगों को क्या लगता है कि ब्रांड हमें बना रहा है, आईफोन ले लेंगे। वस्तुएं आपका क्लास निर्धारित करेंगी, तो क्लास, भाई किसको आप इंप्रेस कर पाओगे, किसको इंप्रेस कर रहे हो, फोन से तुम किसको इंप्रेस करोगे, फोन वाले को ही करोगे। ऐसे ही लोग इंप्रेस होंगे ना, जिस तरह की तुम्हारी मानसिकता है उसी तरह के लोग तुमसे इंप्रेस होंगे।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इंप्रेस होगा ना तुमसे कि तुम आईफोन लिए हो तो को धीरू वो मुकेश अंबानी आया तुमसे हाथ मिलाने लगे, ये आईफोन वाला है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए अपने व्यक्तित्व पे काम करो, ठीक है। वस्तुएं कभी किसी को नहीं बनाती। आप क्लास में तिरस्कार का पात्र रहो, टीचर आपकी खिल्ली उड़ाए, लोग आपकी खिल्ली उड़ाए, उससे कोई मतलब नहीं, उड़ाने दो, अपने आप को बनाओ। हमें कुछ सीख के जाना है, डेली सीखना है, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखनी। वैल्यू ऐसे नहीं बनती। गांव के बच्चे, हमारा खुद भांजा है, बहुत बदमाश है। मतलब भांजे, हमारा हमारे यहाँ का कहा जाता है कि भांजे भांजे को मारना नहीं चाहिए, और मैं बहुत मारता हूँ उसको, मुझे गुस्सा आ जाती है। मुझे गुस्सा नहीं आती, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आती। तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, हिस्ट्री हिस्ट्री बहुत अच्छी है उसकी, मतलब इतिहास अच्छी जानकारी है। तो वो भी जैसे फैक्ट बहुत जानता है इतिहास का। जैसे मैंने कुछ कहा, अरे नहीं मामा आप गलत बता रहे हो, 1602 था, ऐसे बताएगा मुझे। तो मैं जैसे जान के कुछ गलत बोलूंगा तो बताया, अरे मामा पता नहीं क्या आप पढ़ाते हैं जो है, ऐसे बताएगा हमको। फिर मैं क्वेश्चन उससे पूछ लूंगा कॉन्सेप्ट बेस्ड हिस्ट्री में, वहां लौट जाएगा। तब नहीं समझ में आता। बदमाश था थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा, एक दिन मैंने बहुत समझाया, हमने कहा देखो, कहा हमको समझ में नहीं आया क्या करें, ये वो कह रहा था, हमके हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री पढ़ो। तो थोड़ा सा मैंने मोटिवेट किया उसको हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो हमसे कहने लगा कहाँ पढ़े, घर पे जो है हमेशा डेली, हम कहे सबसे ज्यादा हल्ला घर पे तुम ही मचाते हो। हाँ, अगर सब लोग जो है चिल्लाया करते हैं घर पे कैसे पढ़ पाएंगे ये वो। हमने कहा सबसे ज्यादा तुम चिल्लाते हो, वो हमारे यहाँ रहता है। तो हमने कहा ऐसा करो, तुम जाओ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। तो जब मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया तो लाइब्रेरी गया, ज्वाइन किया, और वहां से जाता था, वाईफाई फ्री मिलता, पिक्चर डाउनलोड करता था। तो कुछ दिन यही सब देखता रहा मैं, मुझे थोड़ा पता चला, वहां डाउनलोड करके लाता था, घर पे पिक्चर देखता था। मुझसे कहता मामा ये पिक्चर देखें आप, देखिए बहुत बढ़िया प्रिंट है, ऐसे बताता था। तो एक दिन फिर मैंने मारा वारा उसको खूब कुछ, और जैसे सारा गुस्सा उस दिन नहीं, जैसे पिक्चर दिखा रहा है कुछ भी कह रहा तो मैं नहीं बोलता था, जब वो बदमाशी करता तो सारा गुस्सा निकल जाता था उस पर। तो हमने कहा पढ़ोगे कि नहीं, तो जब मारे वारे तो कहा अच्छा पढ़ेंगे, कल से वहां पढ़ेंगे, अब कोई बदमाशी नहीं मिलेगी। और तुरंत जैसे एक होता है ना, किसी को आप डांट दो मार दो उसके बाद समझा दो, और उसको लग जाए अगर कि तुम गलत कर रहे हो, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो उसको वो बातें समझ में आई। वो लड़का सोचो, चार नेट की परीक्षा, नेट की परीक्षा होती है, आईएएस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो बंदा 4 महीने एग्जाम बचे थे, 4 महीने में नेट क्वालिफाई कर दिया, और गांव में रह के एमए हिस्ट्री से किया हुआ था, और 4 महीने में नेट निकाल दिया उसने। अब वो हिस्ट्री पे पीएचडी करना चाह रहा है। हमने कहा जेआरएफ निकाल लो, 45,000 मंथली मिलने लगेगा तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तुम्हारे लिए, बस उस पैसे बर्बाद ना होना। क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, जैसे जेआरएफ हुआ, नेट जेआरएफ हुआ, तो 45,000 मिलने लगा अचानक। अब उपभोक्तावादी प्रवृत्ति आ जाती, तो आईफोन खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, यही सब करने लगते हैं। तो दिमाग जो है शिफ्ट हो जाता है ना, इतिहास से आप वस्तु उन्मुख हो गए। तो हमें कभी भी पढ़ाई करो, कोई भी काम करो, तो ये देखना आपका ध्यान शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट को बहुत अपने लाइफ में बहुत परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के साथ आप तालमेल हो सकता ना बिठा पाओ, पढ़ाई आपकी बाधित हो जाए। तो ऐसे लोग हैं। अब वो लड़का लगा हुआ है हिस्ट्री पर। हमने कहा देखो, हमसे कहता था सब्जेक्ट ही पता नहीं किस तरह का हिस्ट्री हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लिया हमने। तो हमने हिस्ट्री का महत्व बताना शुरू किया। हमने कहा रिसर्च करो इसमें, तुम्हें क्या लगता है हर जगह हिस्ट्री पे रिसर्च हो गई? फिर मैंने कई टॉपिक उनको बताए कि 10 प्रमाण उसके दिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता उसके पहले की है। किताब में तुम एनसीईआरटी में पढ़ते हो कि बाद की है, मैंने 3-4 प्रमाण उसको दे दिए। मुझे तो लगता है अब तुम इसको सिद्ध करो कि पहले की है, ये रिसर्च का विषय, तुम इस पर रिसर्च कर सकते हो।
हमने कहा बहुत बेहतर काम कर सकते हो इतिहास की फील्ड में। तो जैसे एक होता ना कि अब उसके दिमाग में है कि नहीं मुझे इस फील्ड में बड़ा नाम अपना पैदा करना, तो खूब पढ़ता है इतिहास, और जितना ही खुराफाती है वो उतना ही लेबर करता है। सोचो किताबें लाता है नई नई, हमको फोन करेगा हाँ जरा 500 रुपए भेजो, मैं 500 कहता तो मैं 550 नहीं भेजता हूँ उसको क्योंकि बहुत मैं जानता हूँ ये खर्च करेगा इधर उधर। तो भेजेंगे तो किताब काम क्या है पूछता हूँ तो बताएगा कि ये देखो किताब मंगानी है 400 इतने रुपए की है, तो मैंने 500 भेज दिया, तो वो किताब मंगाएगा, हमको भेजेगा देखो आ गई किताब तो पढ़ता है, और वो किताब जैसे लाएगा नहीं तो उसको जुनून रहता है इसमें नया क्या है, तो 4-5 दिन में मोटी मोटी किताबें खत्म कर डालता है। और पढ़ेगा नहीं तो कहो 10 दिन ना पढ़े, स्थिरता नहीं। तो इसीलिए लेबर करना मतलब ऐसे बच्चे सोचो जो बहुत बदमाश था, किचन उचन में घुस जाए तो किचन को तहस नहस कर दे, पता नहीं क्या क्या बना डालता है, समोसा बनाएगा, टिक्की फुल्की बनाएगा, बहुत शौक है इन सब कामों का और कोई काम ढंग से नहीं करता है। तो इसीलिए अच्छा एक और चीज उसकी खास बात मैं बता रहा हूं, पता है कपड़े उपड़े पे कोई ध्यान नहीं रहता उसका, कोई क्या कह रहा है उसको उसको कोई मतलब नहीं इससे, ये अच्छी बात, वो समाज से नहीं प्रभावित होता, समाज की सोच से वो अपनी चीजें नहीं परिवर्तित करता है। हमसे मिलेगा तो जैसे हम कहेंगे अबे नहा लिया करो कभी कभी, है मामा नहा के आए हैं, बाल वाले से खड़े खड़े रहेगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता किसी चीज का, कोई कहेगा कहने दो उससे मतलब नहीं, जब वो फोकस करता है तो पढ़ता बहुत है, नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता है। और बचपन से स्वभाव था, मेरे पिताजी का एक रेडियो था उसको रोज खोलता था पेचकस से और वो खराबे कर डालता था। पिताजी हमारे लेक्चरर थे हिंदी के, तो वो बहुत परेशान रहते थे, जब ये आता था कहते थे यार ये मेरा सामान छिपा दिया करो ये ना पाए। तो गांव में लोग होता, पिताजी टार्च एक रखते थे अपने पास और एक रेडियो रखते थे, तो बीबीसी लंदन एक वो आता था शाम को उसको सुनते थे, न्यूज सुनते थे, और वो आता था तो उसका वही उखाड़ ले जिससे ऑन होता है। तो बहुत तरह की चीजें हैं लेकिन कुछ सीखने वाली चीज है, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, ध्यान देने का मतलब है इस तरह की चीजों पर नहीं ध्यान देता कि समाज क्या सोचता है हमारे बारे में। ये अच्छी हैबिट होती है, जैसे होता खुदरंग होना, ठीक है हम जैसे हैं ऐसे ही, ठीक है, लेकिन कई बार हमें गुणात्मक सुधार करने चाहिए जीवन में, हमें दूसरों का अनुसरण, ठीक है कुछ अच्छी चीजें हैं दूसरों से सीखो, लेकिन दूसरे के हिसाब से जीवन जीने लगो ये भी जरूरी नहीं, कोई कुछ पहन रहा आप उसकी कॉपी कर रहे हो, ठीक है अच्छी चीज है नकल करो, पढ़ाई की नकल करो, कोई अच्छा अच्छी राइटिंग है उसकी नकल करो, कुछ डायग्राम कोई अच्छा बना रहा हो उसकी नकल करो, अपने जीवन में गुणात्मक सुधार लाओ, ठीक है, जैसे क्वालिटी इंप्रूव, बोलने की हैबिट डालो, अच्छे लोगों से बात करो, राइट, विषयों पर बात करो, बेफालतू बात मत करो, जो कि सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसी फील्ड में रहना जहां आपको बात करनी है, अपने आप लोगों को कन्विंस करना है अपनी बात से, लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, एक दिन की मेहनत नहीं है पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, बहुत समय लगता है उसमें ना, तो अभी से ये नहीं कि बाद में हम करेंगे, प्री निकल जाएगा मेन निकल जाएगा फिर हम अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करेंगे, नहीं, चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। हम्म, ऐसा नहीं कि आईफोन मत खरीदना हाँ प्राण पता लगा वही बसता है, कहां तक क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ तो हैंडमेड प्रोडक्ट क्या थी, ये उच्च श्रेणी का प्रतीक मानी जाती थी उस समय, राइट, मशीनों में क्या था, मशीनों में सामान बनता था बहुत ज्यादा मात्रा में बनता था, लेकिन जो हैंडमेड था वो बेहतर माना जाता था, राइट, यूरोप में खासकर ये चीजें क्या थी बेहतर मानी जाती थी, इसलिए यहाँ के जो हैंडमेड उत्पाद थे उनका यूरोप में बहुत महत्व था,
राइट। अंग्रेज भारत को बाजार बना रहे थे, लेकिन यहाँ के उत्पादों की मांग क्या थी ब्रिटेन में? हम अपनी वस्तुएं किसको अच्छी लगती हैं? तो ऐसे ब्रिटेन वाले भी थे, हाँ, उन्हें यहाँ की वस्तुएं ज्यादा अच्छी लगती थी। अब देखो इसमें है लाइफ ऑफ वर्कर्स, इसको पढ़ोगे यही सारी कहानी लिखी गई है, जितना हमने बताया यही सारी कहानी लिखी गई है, इसको पढ़ना। अगला क्या है? लाइफ ऑफ वर्कर्स, मजदूरों की जिंदगी कैसी है। लिखो द अबंडेंस ऑफ लेबर, लाइफ ऑफ द वर्कर्स। द अबंडेंस ऑफ लेबर्स लेड टू द लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। बाजार में मजदूरों की भारी संख्या के कारण बाजार में मजदूरों की भारी संख्या के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। लेबर क्या है? बहुत ज्यादा है। लेबर ज्यादा है, गांव से क्या हो रहा है? लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। और वहां क्या है? हमने क्या बताया कि भाई भतीजावाद चल रहा है, परिवार के रिश्तेदारों को लोग रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं ठीक है वो हमारे रिश्तेदार हैं, इनको रख लो। तो ऐसे में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? और बढ़ेगी। दूसरा, गांवों से शहरों की ओर पलायन भी हो रहा है लोगों का। तीसरा, वहां पर जो माइग्रेंट पीपुल्स हैं वो भी लोग आए हुए हैं, यूरोप में वार चल रहा है उसके कारण लोग वहां पर ब्रिटेन में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? वहां बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी, राइट। तो इसके कारण क्या होगा? बहुत सारी क्राइसिस क्रिएट होंगी वहां पर। लिखो फाइंडिंग ए जॉब डिपेंडेंट ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड किन रिलेशनशिप्स। फाइंडिंग ए जॉब डिपेंडेड ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड किन रिलेशनशिप्स। नौकरी मिलना सामाजिक संपर्कों, नौकरी मिलना सामाजिक संपर्कों और नाते रिश्तेदारों पर निर्भर करता था। नातेदार रिश्तेदारों पर निर्भर करता था। डिपेंडेड ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड किन रिलेशनशिप। नातेदारी और रिश्तेदारों पर निर्भर करता था। लिखो सीजनलिटी ऑफ वर्क मीन्ट लॉन्ग पीरियड विदाउट इनकम। काम की मौसमी प्रकृति का अर्थ था, काम की मौसमी प्रकृति का अर्थ था काम की मौसमी प्रकृति का अर्थ था कि एक लंबे समय तक उनके पास कोई आय नहीं होती। सीजनलिटी ऑफ वर्क मीन्ट लॉन्ग पीरियड विदाउट इनकम। लिखो फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स fear of unemployment made workers hostile to new technology like spinning jenny। बेरोजगारी के डर से मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी जैसी नई तकनीक का विरोध किया। बेरोजगारी के डर से मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी जैसी नई तकनीक का विरोध किया। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स होस्टाइल टू न्यू टेक्नोलॉजी लाइक स्पिनिंग जेनी।
वर्क मीन्ड लॉन्ग पीरियड्स विदाउट इनकम। होस्टाइल टू न्यू टेक्नोलॉजी लाइक स्पिनिंग जेनी, लिख लिया है? ओके, लिखो आगे तुम। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स होस्टाइल टू न्यू टेक्नोलॉजी लाइक स्पिनिंग जेनी। हमने क्या था कि काम की क्या थी, मौसमी प्रकृति थी, जिससे क्या थी, बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती थी। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उसका समर्थन करेंगे कि विरोध, विरोध करेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि इससे आने से क्या होगा, हम लोगों की जो हम लोगों को जो रोजगार मिलता है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, इनका विरोध करेंगे। तो इनकी जो सोशल कंडीशन होगी, जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी, दोनों क्या होगी, खराब स्थिति में होंगी ना। यहाँ पर जो इनकी सोशल कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बेहतर होगी, खराब होगी, बहुत खराब कंडीशन होगी। ठीक है, और क्या होगा इसमें, हमने क्या बताया था कि कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल के लिए कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, तो उस तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। रोजगार भी चला जाएगा, नई टेक्नोलॉजी भी आएगी, उसका डर, रोजगार जाने का डर। तो कंडीशन क्या है इनकी, बहुत खराब है इस समय में। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा इसको पढ़ना है, इस चैप्टर को। आगे क्या है अगला, क्या है, अच्छा, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। तो उपनिवेश क्या है, एक भारत भी उसका उपनिवेश है। तो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे शुरू होगा, इसके संदर्भ में हमें थोड़ा थोड़ा देखते चलना है। तो भारत में हमने क्या सुना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, हमने क्या सुना था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, हमने क्या सुना था कि भारत में कुछ रिफाइनरीज ग्रो कर रही थी उस समय। तो कुछ इंडस्ट्रीज क्या थी, अंग्रेजों के समय से ग्रो कर रही हैं। दूसरा, हमने और एक बात सुनी थी, हमने सुना था कि अभी हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में भी है। वो जो प्रक्रिया हमने इंग्लैंड के संदर्भ में बताई थी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, कि लोकल लेवल पर, गांव के स्तर पर क्या हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। जैसे दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं, और वो वस्तुएं कहाँ जा रही हैं, और ऊपर के लेवल पर, और वहां से वही जो सौदागर हैं, मर्चेंट्स हैं, उनके द्वारा वो वस्तुएं क्या होती हैं, एक्सपोर्ट हो जाती हैं। तो जो व्यवस्थाएं कुछ हद तक यूरोप में थी, वही क्या है, भारत में भी बनी हुई है। भारत में भी जो रूट लेवल पर है, यहाँ पर क्या है, काम हो रहा, कुछ कुछ वस्तुएं क्या हैं, जैसे ऊल, ऊन का काम हो रहा है, जैसे टेक्सटाइल, या हम कह सकते हैं कि जो कॉटन के कपड़े हैं वो बन रहे हैं कुछ हद तक, और जो रेशमी वस्त्र हैं वो बन रहे हैं भारत में, कुछ और बेहतर कलाकारी है वो सारी भारत में देखी जा रही है इसका काल में। और उन सबका एक्सपोर्ट का कैसे होगा, उसी माध्यम से मर्चेंट्स होंगे, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो शिल्पकारों के काफिले, जिनको हम गिल्ड कहते हैं, गिल्ड सिस्टम से जुड़ा होगा, और वो चीजें एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी भारत में। यहाँ जब कंपनियां आएंगी तो ये चीजें कंट्रोल कौन करने लगेंगी, अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो जो यहाँ सिस्टम बना हुआ था, आप ये सिस्टम जो गिल्ड वाला सिस्टम है ना, इसको एंशिएंट इंडिया में देखोगे, हिस्ट्री जब डिटेल में पढ़ोगे तो वहां एंशिएंट इंडिया में ये सिस्टम बना हुआ है। मतलब पहले से हम क्या कर रहे थे, इसी पद्धति से एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि यूरोप में शुरू हुआ, यूरोप से हमने सीखा, उसके पहले से हम कर रहे थे। यूरोप में ये चीजें शुरू होने से पहले हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम पहले से बना हुआ, एक चैनल पहले से बना हुआ था, उस चैनल को क्या करना है, हमें यहाँ देखना है। तो अंग्रेजों के आने के पहले यह सिस्टम क्या था, भारत में भी बना हुआ था। अब चूंकि यहाँ के उत्पादों से, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स से उनको अंग्रेजों को लाभ चाहिए था, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कंट्रोल करेंगे पूरा। जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो गिल्ड सिस्टम काम कर रहा था, उस पर कौन आएंगे, अंग्रेज आएंगे।
तो अंग्रेज आएंगे, वो क्या करेंगे, लोकल मार्केट से सामान खरीदेंगे। यहां आप सुनेंगे कई आएगी ददनी प्रथा एक है, उसमें क्या होगा कि वो क्या करेंगे, अंग्रेजों को पहले से पैसा दे देंगे कि लो हमें 10 चटाइयां चाहिए या जो भी उत्पाद हो वो हमें चाहिए, कालीन जैसे बन रहा है सपोज करो 10 कालीन चाहिए। तो उसने कहा कि अरे इतने दिन में कहाँ बन पाएगा, अंग्रेजों ने कहा हम नहीं जानते, 10 कालीन हमको चाहिए, संडे को आएंगे। वो जानते हैं बना नहीं पाएगा क्योंकि इसकी क्षमता ही नहीं अकेले बनाने की, अंग्रेजों को एक्सप्लॉइट करना था, उनको यहां से सामान सस्ते दर पे खरीदना था। तो उन्होंने पैसा दे दिया और कहा अगले संडे को आएंगे। अब वो अगले संडे तक 4 बना पाया, राइट। अब कहेंगे तुम निश्चित समय पर हमें सामान नहीं दे पाए, उसके कारण तुम्हें अब ये 10 जो चटाई बनाए हो ये फ्री में देना पड़े, अब ये फ्री में देना पड़ेगा। तो उसका रॉ मटेरियल गया, 1 हफ्ते का श्रम गया और मिला क्या, कुछ नहीं। उसको 10 चटाइयां फ्री में देनी या जो भी उत्पाद हो, तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना। पहले क्या करता था वो, पहले नवाबों को, जो जमींदार हैं जागीरदार हैं, जब वो बनाता था तो उनको भेंट करता था नजराने के रूप में कि देखिए आपके लिए हमने बनाया, कालीन है बड़ी बड़ी। तो वो मुंह मांगा खुश हो गए उनके कला से, नवाब हैं राजा हैं या इस तरह के लोग हैं, उनके आर्ट से खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि जितना कहा उतना दे देते थे, तो उनका काम इस तरह से चल जाता था, वो नायाब बनाने की कोशिश करते थे, राइट। तो उनके सामान क्या थे, आसानी से बिक जाते थे, जो लोकल लेवल पर राजा हो या कोई जमींदार हो वो लोग खरीद लेते थे, ठीक है। इनकी कलाओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा था उस दौर में। जैसे बना के ले गए, उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने कहा नहीं और बनाओ, बना के लाओ मेरे लिए। तो वो क्या करते थे, वो मुंह मांगा, उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो बहुत कीमत दे देते थे कई बार उसकी। तो उनकी इनकम बनी रहती थी और उनका काम में मन लगता था, उनकी कलाओं को प्रोत्साहन भी मिलता था। वो कलाएं हैं ना, आर्ट है, उससे वो प्रोत्साहित होते रहते थे। अंग्रेज आए तो राजाओं की स्थिति भी खराब हो गई, नवाबों की स्थिति भी खराब हो गई, जमींदारों की स्थिति भी खराब हो गई, किसी ना किसी व्यवस्था द्वारा सबकी स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। वो लोग सपोर्ट कर नहीं पाए, फिर बाद के काल में वो लोग खुद सपोर्ट करने लायक नहीं रहे। बाद के काल में उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो सब सपोर्ट करने लायक नहीं रहे, ठीक है। और अंग्रेज क्या करने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे इसी के लिए उनको। और जब एक्सप्लॉइट करेंगे तो धीरे धीरे ये कहेंगे यार ये सब काम छोड़ दो, हम बनाएंगे फ्री में ले जाएंगे, हमारा लाभ खत्म हो जा रहा, हमको कोई लाभ होगा नहीं, एक तो सस्ता पैसा भी ठीक से नहीं देते हैं, दूसरा फ्री में लेकर भी जा रहे हैं। तो ये सब क्या करेंगे, ये बाद में आप देखेंगे कि लैंडलेस लेबर बन जाएंगे। एक तो जमीन नहीं है क्योंकि इसी से इनकी जीविका चल रही थी, अब ये कहेंगे छोड़ो हम लोग क्या करेंगे, दिहाड़ी मजदूर बन जाएंगे, डेली हम किसी खेतों में काम करेंगे, मिल में काम करेंगे, अपना श्रम बेचेंगे, ठीक है हमें कुछ मिलेगा, कम से कम हमारी जीविका किसी तरह से चलेगी। तो अंग्रेजों ने, और दूसरा अगर ये उत्पादन करते रहेंगे तो अंग्रेजों की वस्तुओं को कौन खरीदेगा, ये सब मेंस में क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यहां के उत्पाद बेहतर रहेंगे तो अंग्रेजों से फिर कौन खरीदेगा, बात समझ पा रहे हो, उन्हें क्या है, अपना सामान भी तो बेचना है। अगर यहाँ स्थानीय लोकल लेवल पर उत्पादन हो रहा है, यहाँ की आवश्यकताएं यहाँ से पूरी हो रही हैं, तो अंग्रेजों के सामानों को, कपड़ा अंग्रेजों का क्यों कोई खरीदेगा, कोई वजह होनी चाहिए ना। तो अंग्रेज क्या करेंगे कि इनको इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, इनको एक्सप्लॉइट करेंगे ताकि ये क्या करें, मजबूर हो जाएं काम छोड़ने के लिए। और तब उनके लिए क्या होगी, मार्केट यहां बनेगी, उनकी जो कंपनियां हैं उनके लिए क्या होगा, मार्केट बनेगा। हमने क्या बताया, भारत को अंग्रेज
किस लिए यूज कर रहे थे? एक तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, दूसरा वहां पे जो निर्मित सामान है जो मिलों में बन रहा है उसके लिए बाजार चाहिए, तो वो भारत को उस रूप में वो लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो मेंस में इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किस तरह से भारतीयों का शोषण हुआ, या भारतीय कलाएं ही तो हैं भाई, कोई कपड़ा लेके कुछ बुन रहा है, नया बना रहा, हाथ से बना रहा, तो आर्ट है ना, उसने सदियों से सीखा है। एक बच्चा अगर घर में देखता है कि हमारे घर लकड़ी का काम हो रहा है, तो धीरे धीरे वो काम देखते देखते सीख जाता है। तो वो प्रथाएं हैं चली आ रही ना सदियों से, पता लगा पिछली 20 पीढ़ी से लोग परिवार के एक ही काम कर रहे हैं, और जो भी परिवार में आता है वो सीख जाता है धीरे धीरे वो काम, वो स्किल है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही थी, और वो बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें ब्रेक लग जाएगा तो वो कलाएं क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी ना। आगे अगर वो किसी को सिखा के नहीं गए तो आगे वो कलाएं क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, उन कलाओं की मृत्यु हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो इस काल में भी यही हुआ, जो कलाकारी थी, जो मौलिकता थी, जो सृजनशीलता थी, जो कौशल था, वो कौशल क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि ये आगे नहीं सिखा पाए, इन्होंने वो काम ही छोड़ दिया। तो जब ये इन्होंने ये काम छोड़ दिया तो क्या इनके बच्चे अपनाएंगे उस काम को, इनके परिवार के लोग वो काम करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? तो इन सब पे हम और डिटेल में कल बात करेंगे। ये चैप्टर पढ़ के आना पूरा, और समझ के आना, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हाँ सर, आपने कहा था, हमने अच्छा रहा पढ़ लिया है। पढ़ने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि मतलब रीड रीड कर लेना, बस थोड़ा समझ के पढ़ो क्या कहना चाह रहा है। एक समय के बाद ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए, रुक के पढ़ो, समझने की कोशिश करो। तो पिछला चैप्टर और आगे वाला चैप्टर पढ़ के आओ।